देख रहा था कल, तो देखा मैंने कि जो भीम है वो लड्डू खाते जाते हैं और लड्डू खाने के बाद देखा कि उन्होंने ये उठा के वहाँ फेंक दिया, उसको उठा के यहाँ फेंक दिया। रामायण भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी, तो कुछ दिन पहले रामायण में देखा कि हनुमान जी गए पेड़ पे बैठे, फल खाए, पूरा पेड़ उठाया, यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रावण की सभा में अंगद गया, अंगद में जाकर के जब रावण से उसका विवाद हुआ तो उन्होंने वो धरती पर रख दिया कि आ उठा बेटा, हम भी देखें तो में दम कितना है। पूरी सभा लग गई, बड़ा यूँ बाइसेप्स ट्राइसेप्स सिक्स पैक्स लेकर के लोग आए उनके ज़माने में, और लेकिन क्या मजाल उनकी के पैर छोड़ो एक छोटी सी उंगली हिला के दिखा दें। अब आप लोग मुझसे ये कह रहे होंगे कि सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आएगा, आपकी भी समझ में सब कुछ आएगा कि किस तरह से ये जो भीम जी थे जे अपना गधा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को उठा के हुए, किस तरह से दाऊ जी यानी कि बलराम जी ने मार मार के दुर्योधन की चटनी बना दी। इतनी गदा मारी उसमें बेचारा छील छील हो गया, पैर पकड़ के मांगने लगा माफ़ी के प्रभु माफ़ करो। तो ये सारे क्या फिनोमिनन थे, कैसे क्या थे, ये हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेल फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल जैन एंड यू आर वाचिंग SES एजुकेशन प्लाजा, एंड टुडे I will talk to you about the term of physics which is called force। हाँ, कि बलराम जी ने मारा, जब उन्होंने गदा से इधर से फोर्स लगाया, वो जाके उधर गिरा, उधर से उठाया इधर किया। बहुत छोटे से सुनते आ रहे हैं हम एक टर्म, जिस टर्म का नाम है फोर्स, और बड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं हम इसको कि अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि एक पुश और एक पुल जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगा करता है और उस ऑब्जेक्ट पर जो कोई भी पुश और पुल लगा होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं से मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन ये फोर्स होता क्या है, दिखता कैसे है, किस तरह का लगता है, गोरा होता है, काला होता है, नीला होता है, पीला होता है, होता कैसा है? क्या किसी ने फोर्स देखा? तो जवाब आएगा कि नहीं, फोर्स नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना मालूम है, ये पक्की बात है कि हाँ भाई फोर्स लगता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये हम छोटे से सीखते हुए आ रहे हैं, आज हम इसके बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई पुश और पुल लगता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाक्रम को हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बेटा फोर्स नहीं दिखता, ये ध्यान रखना, दिखते हैं इसके इफेक्ट, ठीक है ना। अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं सुनिए आप। सबसे पहले अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, ठीक है ना। सेकंड, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? रोक सकता है, ठीक है ना। थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट।
किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इतना काम एक फोर्स कभी भी कर सकता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये मार्कर रखा हुआ है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है विद रिस्पेक्ट टू माय दिस पाम, और मैंने इसको क्या किया, हल्का सा पुश किया और ये देखो ये आगे की तरफ चलने लगा। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। दूसरा है कि स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अब कोई चल रहा है, सपोज छोटा बच्चा ऐसे भागा 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 भागा, तुमने पकड़ लिया उसको, पीछे उसकी पजामी पकड़ ली, अरे वो एकदम से रुक गया। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर दिया आपने, रोक दिया। थर्ड है कि शेप, अब शेप चेंज करना तो भाई बहुत ही सरल है, अपना एक पेन लो, पकड़ के उसको इस तरह से कर दो, मोड़ दो, शेप चेंज हो जाएगा। आपका हेयर बैंड है, पकड़ करके उसकी टांगें पकड़ो, दोनों पैर पकड़ो, उसको इस तरह से खींचे, एकदम सीधा कर दो उसको, क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, डायरेक्शन। कोई छोटी स्कूटर गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, पटाख सीने एक चाटा दो आप उसको, वो जाकर के उधर चला जाएगा, क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। मीन्स व्हाट, मीन्स सेम कि फोर्स ये सारे काम कर सकता है, लेकिन करेगा ही करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाया है, मैग्नीट्यूड कितना लगाया है, इस बात पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अब जो दीवार खड़ी है, लगाओ लगाओ धक्का लगाओ, बहुत लगाओ, 1 इंच नहीं चलने वाली। मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दो, ट्रेन जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, पकड़ खींच दो, रुक जाए, खींचता हुआ ले जाएगा, रुकना नहीं है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब लोहे का बांट लो और लगाओ उस पे दम, उस जो वेट है उस पे आप अपना जो फोर्स लगाओ, उससे आप उसका ना शेप चेंज कर सकते, और डायरेक्शन कि अब मान के चलिए कि आपका कोई रॉकेट लॉन्चर बहुत तेजी से रॉकेट चल रहा है, अब आप पकड़ के उसको, अब साउथ की फिल्मों के तुम हीरो हो तो बात अलग है, नहीं तो भैया उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये बेटा जो है ना फोर्स के इफेक्ट होते हैं। क्या क्या इफेक्ट हैं इसके, कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकता है, शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इन सभी टर्म से हमने फोर्स की एक और डेफिनेशन बनाई। वो डेफिनेशन क्या थी कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, एक इन्फ्लुएंस है, एक कोशिश है, एक प्रयास है, विच क्या करता है, जो टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करता है, विच टेंड्स टू चेंज, क्या कोशिश करता है वो, द शेप ऑफ अ मूविंग, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोशिश करता है, कोशिश में सफल हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि वो फोर्स वहां अप्लाई नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहां बताया कि फोर्स एक इन्फ्लुएंस है विच टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंड्स टू चेंज करता है। ठीक है ना, तेज चलने वाले को स्लो कर सकता है, स्लो चलने वाले को तेज कर सकता है, करेगा ही करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो यहां पर हमने बेटा फोर्स के बारे में ये बात पढ़ी, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अब किसी भी, देखो बेटा मैंने 8th क्लास तक आपने ये पढ़ा होगा कि फोर्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। जिसमें पहला टाइप था आपका मान के चलो कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि वो फोर्स वो कब अप्लाई हो, वो तब अप्लाई हो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हों। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स
वो तब अप्लाई हो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत ना हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इस मार्कर पर मैं फोर्स लगाता हूं और इस बोर्ड पे लिखता हूं, तो फोर्स अप्लाई कब होगा कि जब मार्कर बोर्ड के कांटेक्ट में आएगा, तब बोर्ड मार्कर को चलने से रोकेगा और एज अ रिजल्ट आपको ये मार्क दिखाई दे रहे हैं, लिटरेसी जिसको आप बोलते हैं। दूसरा कि मैं इस मार्कर को पकड़ के इस तरह से उला रहा हूँ, बड़ा आराम से खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, यहाँ घुमा रहा हूँ, वहाँ घुमा रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, डिंग 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 डिंग, ये क्या है? ये मस्कुलर फोर्स है, ठीक है ना। मैं अपने मसल से इनको काम कर रहा हूँ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने इसको यहां से लिया छोड़ दिया, देखो अपने आप नीचे आ रहा है। नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस पर अर्थ अपनी तरफ से क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। क्यों? जैसे ही हमने गाना सुना था कि जब जब बोलाए मैग्नेट दौड़ा दौड़ा आए आयरन की, मैग्नेट के सामने आयरन को रख दो और टुकड़ुक टुकड़ुक करके तुरंत वो आयरन की तरफ, मैग्नेट की तरफ जो है ना, वो आयरन का पार्टिकल आ जाया करता है। तो वो फोर्स जो मैग्नेट अपने आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे ऑब्जेक्ट पर लगाया करती है, वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। और बाल हम गाढ़ा करते हैं और उस कॉम से जब हम पेपर के पार्टिकल्स को जो है ना, पेपर के पीसेस जो है ना, उन पीसेस के कांटेक्ट में वो कॉम लाते हैं, तो बिना टच किए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये दो तरह के फोर्स थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये सभी फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट किया करते हैं बेटा, तो हम आपसे अगले टर्म की बात करेंगे, और वो अगला टर्म क्या है हमारा? अगला टर्म है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बात को समझेंगे। सबसे पहला है बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, दोनों टर्म को समझेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सबसे पहली टर्म की बात करेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है कि मान के चलिए कि ये एक बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये धरती पर रखा हुआ है। अब हमारे एक बाबूजी हैं, जब बाबूजी क्या कर रहे हैं साहब, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स की ध्यान रखना बेटा, ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है ना, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। तो अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मान के चलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है आपका 5 न्यूटन, ठीक है, और 5 न्यूटन का ही इस पर पीछे की तरफ एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी चीज खिसकाते हैं तो यार एक अपोजिट फोर्स लगता है नीचे के, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स। तो 5 न्यूटन का इस पर मान के चलिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाला फोर्स माइनस में हो जाता है, ये ध्यान रखना। अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स जो है ना, ऑपोजिट साइन के हो जाया करते हैं। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का। इस पर मान लो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का, और उसी का एक ऑपोजिट फोर्स इस पर लगता है, रिएक्शन फोर्स -10 न्यूटन। अब इन आप सभी फोर्सेस को आप क्या करें, सम करें। जब आप इन्हें सम करेंगे तो देखो भाई, माइनस का 10 प्लस का 5 प्लस का 10 और माइनस का 5, तो देखो रिचकियां क्या आया, 0। When the sum of all the forces acting on an body is 0, then the forces are said to be balanced. जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्स का सम क्या हो, 0 हो, तो फोर्सेस क्या कहलाएंगे बेटा, आपके फोर्सेस कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अब मान के चलिए कि जी भैया बहुत दम लगा रहे हैं और 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन 5 न्यूटन का ही है और ये वैल्यू सेम है, तो यहां पर आप जो है ना क्या करेंगे कि माइनस का 10 प्लस का 5 प्लस का 10 और माइनस का 5, और यहां पर 5 की जगह क्या है, 15।
तो ये क्या होगा, 10 से 10 गए, 15 में से 5 गए, आपका आया 10 न्यूटन। जो कौन सा फोर्स है? व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन बॉडी इज नॉन जीरो। जब सभी फोर्सेस का सम जो एक बॉडी पे लगता है और वो क्या है, नॉन जीरो है, तो फोर्सेस कैसे हैं आपके? अनबैलेंस्ड। कैसे फोर्सेस है? अनबैलेंस्ड। जब लगने वाले सभी फोर्सेस का सम जीरो हो तो फोर्सेस कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। और जीरो ना हो तो फोर्सेस कैसे हैं बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इन फोर्स को लेकर के हमारे महान बाबा थे, हमारे न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने क्या किया? न्यूटन बाबा ने क्या किया कि बाबा ने हमें लॉ दिए। न्यूटन बाबा ने क्या किया? न्यूटन बाबा ने लॉ दिए, फोर्स से रिलेटेड लॉ। बाबा चरणों में मेरा नमन। और बात करते हैं, बाबा के शब्दों को आगे बढ़ाते हैं। शब्द बाबा के हैं, भाषा हमारी है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो न्यूटन बाबा के लॉस को सीखते हैं आज, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। 3 लॉ है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब बात को समझते चलेंगे कि बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो गैलीलियो ने किया था, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि एक बहुत ही स्मूथ सरफेस लिया, बहुत स्मूथ सरफेस, ठीक है। इसका फ्रिक्शन हमने मान लिया बहुत नेग्लिजिबल, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ बहुत नेग्लिजिबल। और यहां पर एक रख दी बॉल, बॉल छोड़ दी, बॉल छोड़ दी, बॉल छोड़ दी, बॉल यहां गई, बॉल यहां गई, बॉल यहां गई, बॉल यहां गई, यहां गई, बॉल यहां गई और यहां तक आ गई। फिर लौट के इधर आई, फिर लौट के इधर चली गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। बहुत समय तक वो इस हाइट को एक्वायर करती रही, इसी हाइट को एक्वायर करती रही। अब क्योंकि फ्रिक्शन तो था तो धीरे धीरे बेटा उसकी जो हाइट एक्वायर थी वो कम हो गई। यहीं से उनके दिमाग में बात आई, लेकिन वो बात को सिद्ध नहीं कर पाई। बाद में सर आइजैक न्यूटन आए और न्यूटन बाबा क्या बोले? बाबा ने एक लॉ दिया। बाबा बोले कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। कि अगर कोई बॉडी बेटा रुकी हुई है ना तो वो रुकी रहेगी, और इफ इट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन विद द सेम स्पीड, with the same speed and in particular direction unless accompanied by an external force। उन्होंने साहब बोला कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसी स्पीड से रहेगी और उसी डायरेक्शन में रहेगी। कब तक? जब तक तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। कोई भी बॉडी हो, वो रेस्ट में है तो बेटा रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। और इसको उन्होंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। कि कोई भी बॉडी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी निकल करके आई, और वो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? वो प्रॉपर्टी थी इनर्शिया। ध्यान रखना बेटा, इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, हल्का हो या भारी हो, ठीक है ना,
हल्का हो या भारी हो, शिशु हो या कुंभकर्ण हो, कितना भी जाइंट हो, कितना भी छोटा हो, उसकी हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। अब इनर्शिया की प्रॉपर्टी है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। वो कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब वो एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज आने का अपोज करे। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आने का अपोज करे, मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करे, और इधर जा रहा है ना तो बेटा उधर जाने का भी अपोज करे। कि वो इधर जा रहा है तो चलो उधर कहे क्यों जाऊं, स्टेट में चेंज आने का अपोज करे। तो वो ऑपोजिंग प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, वो एट ऑपोजिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। वो अपोजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? इनर्शिया होती है। ये जनरली ऑब्जेक्ट के मास से मेजर की जाती है। कि भाई कोई हल्का ऑब्जेक्ट, आप खुद समझो आप कि एक टॉय कार है और एक रियल कार है, तो टॉय कार को चलाने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी कि रियल कार को? भाई टॉय कार है, मास हल्का होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। और हैवी कार है, रियल कार है, तो भैया मास उसका बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो इनर्शिया हमने बताया कि एक ऑपोजिंग प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आने का। और इनर्शिया के टाइप हमने बताए कि इनर्शिया किस किस का है, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है बेटा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी होता है बेटा इनर्शिया, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कि when an object opposes to change in its state of rest, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट में होने की स्टेट के चेंज होने का अपोज करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट opposes the change in states of its motion is called inertia of motion. When an object resists to change in state of डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारा जो है ना बेटा क्या होता है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी चला करती है। ठीक है ना? बहुत सारे फिनोमिनल इनर्शिया पर बेस्ड है। हम अपनी स्टिक से जब अपने गद्दे वगैरह होते हैं या हमारा सोफा होता है, कर्टेन्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? स्टिक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इनको बजाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल इनसे बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है, तुमने क्या किया? स्टिक किया तो वो पार्टिकल्स, वो कर्टेन जो है ना मोशन में आया, क्योंकि पार्टिकल्स रेस्ट में थे, उनने मोशन में आने का अपोज किया और डस्ट बाहर आ गई। जब आप विगरसली किसी ब्रांच ऑफ ट्रीज को शेक करते हैं, तो जब आप उन्हें शेक करते हैं तो बेटा क्या होता है कि भाई पत्तियां टूट जाती हैं, क्योंकि वो रेस्ट में थी, मोशन में आने का अपोज करती हैं, टूट जाती हैं। गाड़ियों के ऊपर लगेज को एक रोप से जो है ना टाई करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि जब मान लो वो अभी रेस्ट में है, गाड़ी चली तो वो मोशन में आने का उन्होंने अपोज किया, वो लुढ़क के पीछे आ गई। या वो मोशन में चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाया, उन्होंने रेस्ट में आने का अपोज किया, लुढ़क के आगे आ गई। ठीक है ना? इसलिए उनको हम टाई करते हैं। तो पहला लॉ बाबा जी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे लॉ की बात करेंगे, और सेकंड लॉ में बात करने से पहले मैं यहां पर एक टर्म आप लोगों से डिस्कस करूंगा, दैट टर्म वी कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है ना? वो टर्म क्या है हमारा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which is generated by its motion। ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसके मोशन से ही उसमें आती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका मोमेंटम। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और प्रोडक्ट मतलब M इंटू V। ठीक है ना, बस समझ में आ गई। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बेटा यूनिट भी यहीं से ड्राइव कर लेते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, मोमेंटम। बात समझ में आ गई होगी। तो मोमेंटम एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है। कैसे, देखो एक कराटे प्लेयर जो है ना वो क्या करता है कि वो पूरे ब्रिक्स को ब्रेक कर देता है। वो ऐसे ब्रेक कर देता है बेटा कि वो क्या करता है, बहुत तेज स्पीड से, और जो है ना वो उसको हिट करता है। तो ज़्यादा स्पीड होती है यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया तो वो ब्रिक्स क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आप ऐसे ही समझो कि आप किसी को एक स्लैप करते हैं, उसका गाल इधर हो गया, उसने दिया, पलट गए आपको, तुम जाकर उधर गिरे, तुम दौड़ के गए और तुम घर से लेकर आए बुलेट, और तुम भटभट करते हुए आए, और आते आते जैसे वो रास्ते में आया तुमने पटाख सीना उसमें एक दिया, वो सड़क के उस कोने पर गिरेगा, तुम डिसबैलेंस होकर के नाली के इस कोने पर गिरोगे, पक्की बात। मतलब क्या है कहने का कि अब आपके पास एक तो आपका मास था, फिर बुलेट का मास था। एक बुलेट की स्पीड थी मान लो 20, 25, 30 किलोमीटर पर आ रही होगी, और 10-20 से तुमने मारा, उसमें चाटा, स्पीड 50 होगी, बेचारा जा गिरेगा नहीं तो क्या होगा, और बहुत तेज लगेगी उसके। दैट व्हाट आई वांट टू से टू यू कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। स्पीड नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये जो टर्म था मोमेंटम ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ न्यूटन के लॉज की बात कर रहा था आप लोगों से, और आप कह रहे हो कि क्या मोमेंटम लेके बैठ गए, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है बेटा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ इस मोमेंटम से ही कोरिलेट करता है। तो हैव अ लुक ऑन दिस मोमेंटम। तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ ये था, मेरी बात समझना, कि बाबा ये बोले कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है उसका u और फाइनल वेलोसिटी है उसका v। ठीक है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2। की बात है। और p1 से p2 होने में जो टाइम लगेगा सो टाइम क्या लगेगा बेटा, t लगेगा। p1 से p2 होने में जो टाइम लगेगा सो टाइम क्या लगेगा, सो टाइम लगेगा t। ठीक, अब t सेकंड में p1 से p2 हो गया। अब मोमेंटम चेंज हुआ था, मोमेंटम चेंज होने के लिए आपने बेटा कोई फोर्स ही तो लगाया। भाई कोई ऑब्जेक्ट आराम से चल रहा है, अब उसका स्पीड तेज हुआ तो आपने क्या किया, उस पर फोर्स ही तो लगाया, चाहे मान लो एक्सीलरेशन दिया या उसको रोका, वॉट एवर इट बी, वॉट एवर यू हैव डन, कुछ भी किया, सही फोर्स तो लगाया होगा। अरे बिना फोर्स के कैसे मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सपोज दैट कोई बंदा जा रहा है तो उसका मोमेंटम अभी क्या है, p1, तुम धक्का मार दिया p2 हो गया, पकड़ के खींच लिया p2 हो गया, टंगली अड़ा दी गिर पड़ा p2 हो गया। तो मेरी बात समझो कि कोई फोर्स लगाया तभी तो ये काम हुआ, p1 से p2 हुआ। तो वो यही बोले, न्यूटन बाबा क्या बोले कि द रेट इन चेंज इन मोमेंटम, द रेट इन चेंज इन मोमेंटम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी directly proportional to the applied force and will take place in the direction of force and will take place in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा बोल रहे थे। भाई एक बात बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका मोमेंटम P1 है, अब तुमने या तो धीरे से पुश किया तो उसका मोमेंटम जो है ना धीरे से थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। बहुत तेजी से पुश कर दिया तो थोड़ा तेज चेंज होगा, धक्का मार दिया तो भटाक से चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स आपने लगाया। तो वही ये बोल रहे थे कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने फोर्स अप्लाई किया है। ज्यादा फोर्स ज्यादा चेंज, कम फोर्स कम चेंज, नो फोर्स नो चेंज, ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला कि जो रेट इन चेंज इन मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। अब तुमने इधर धक्का मारा है तो इधर जा गिरेगा, इधर खींचा है तो इधर आएगा, इधर मारा है तो इधर चला जाएगा, हवा में उड़ा दिया तो हवा में चला जाएगा, धरती पे गिरा दिया तो नीचे चला जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे मोमेंटम जो चेंज होगा ना वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। उन्होंने साफ बोला कि जो फोर्स होगा फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम। बेटा डेल्टा साइन लगाते हैं, ट्राइंगल बनाया मैंने, ये चेंज इन मोमेंटम के लिए होता है, ठीक है ना। और रेट इन चेंज इन मोमेंटम ये उनका लॉ था। यानी आप ये देखिए कि जो फोर्स है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा। टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम ज्यादा फोर्स कम, और टाइम कम फोर्स ज्यादा। सीधी सीधी सी बात थी। बहुत इसकी एप्लीकेशन का तो पेट भर के यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, किस तरह से यूज किया गया है, मैं आपको अभी बताता हूं कि आप सोचिए सोचिए और फिर से सोचिए। क्या सोचिए, कितना सोचा, बहुत देर सोच रहे हैं, थोड़ा और सोचो कि क्यों आपकी जो फोर व्हीलर है उनमें सीट बेल्ट्स दी हुई हैं। वो सीट बेल्ट्स इसलिए दी हुई हैं बेटा कि सीट बेल्ट आपने लगाई, अब आप चले। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन बेटा ट्रेजेडी कभी कॉल करके नहीं आती है। स्ट्राइक समवन, तो कोई एक्सीडेंट यार कोई जानबूझ के भी नहीं करता, और एक्सीडेंट कितना भी क्वेश्चन ले लो होना होगा तो हो जाएंगे, है ना। एक्सीडेंट बेटा किसी एक की गलती से होते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो एक आप हो, वो सामने वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तभी तो ड्राइविंग का पहला रूल है कि आंखें केवल हमारे पास और सामने वाला अंधा है, अपना आराम से चलो। तो जब हुआ क्या कि मान लो सामने वाला ही आकर के तुम्हें पिल गया, ही स्ट्राइक्स यू, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में एक चीज होगी जो बहुत सिंपल होगी। वो क्या होगी? वो ये होगी, वो की होगी, वो ये होगी कि जैसे ही स्ट्राइक लगी और तुरंत तुम चेस बोर्ड पे लगे, जैसे ही आपको टक्कर लगी उस समय आपका जो मोमेंटम था वो P1 था, और जैसे ही स्ट्राइक बोर्ड में, जैसे कि अपने जो गाड़ी का जो बोर्ड होता है, आगे का चेस बोर्ड होता है, आप उसमें लग गई, आपका फाइनल मोमेंटम P2 हो गया, यानी कि 0 हो गया। और चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? P2 माइनस P1, और जब कुछ सेकंड में ही हो गया, 1 सेकंड से कम समय में भी हो गया। तो यानी कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम था, उस चेंज इन मोमेंटम का टाइम बहुत कम था, और टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। बहुत तेजी से आपको फोर्स लगा बेटा, और जिससे हो सकता है आपकी चेस्ट की बोन्स टूट जाए, चेस्ट बोन्स टूट जाए, रिब्स टूट जाए, इंटरनल इंजरी हो सकती है, मसल्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है ना, मसल्स रप्चर हो सकते हैं, और यू मे गेट सो मच हार्म। लेकिन अब यही वहां पर अगर सीट बेल्ट होगी तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और आप तुरंत जाओगे चेस्ट बोर्ड की तरफ, लेकिन वो जो सीट बेल्ट है ना वो क्या करेगी? आपको रोकेगी।
और जब वो आपको रोकेगी तो आप चेस्ट से टकराओगे, और टकराओगे धीरे टकराओगे। धीरे टकराने से मतलब देर में टकराओगे, और देर में टकराने से मतलब कि टाइम ज्यादा, टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम ज्यादा फोर्स कम, फोर्स कम तो बेटा चोट भी कम, चोट भी आपको बहुत कम लगेगी, नेग्लिजिबल लगेगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप दूसरी बात पे आते हैं, सेकंड बात करते हैं कि हमने ये देखा कि क्रिकेट प्लेयर है, बहुत क्रिकेट देखते हैं, बहुत क्रिकेट देखते हैं। अभी जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, तो हमारा जो कौन था वो इंग्लैंड का बढ़िया खिलाड़ी था, मुझे दिमाग से नाम उतर गया, हाँ, जो मैन ऑफ द सीरीज भी रहा था, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसको नाम भूल गया यार, कौन था, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स ने जो है ना 6 मारा, बहुत तेज शॉट जा रहा था, बहुत तेज शॉट जा रहा था, और ट्रेंट बोल्ट बाउंड्री पर खड़ा हुआ था, और उसने ऐसे लिया और ऐसे करके पकड़ लिया। फोटो दे रहा था, वो मॉडलिंग कर रहा, फैशन में जा रहा छोरा नहीं, पर उसने ऐसे करके हाथ पकड़ करके कैच लेकर के हाथ पीछे क्यों किए, उसके पीछे अरे रे कोई कारण होगा, जरूर होगा। कारण क्या था, कारण सिंपल सा था कि जैसे ही बॉल उसकी तरफ आई तो बॉल को पकड़ के कैचर जो होता है वो कैच करके हाथ पीछे लेकर के जाता है, ऐसे करेगा तो ऐसे लाएगा, और ऐसे पकड़ेगा तो इस तरह से लेकर के आता है। तो क्यों लेकर के आता है कि बॉल को जब वो कैच करता है तो रेस्ट में आने में टाइम लगाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम में क्या करता है, वो टाइम लगाता है। टाइम ज्यादा फोर्स कम, फोर्स कम चोट कम। अब वो झपट्टा, अगर झपट्टा मारे बॉल पे, झपट्टा मारे, अगर वो बॉल पे झपटेगा बेटा, उसकी तरफ जाएगा, तो बॉल को रेस्ट में आने में टाइम कम लगेगा। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, सब उंगलियां टूट जाएंगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टूट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसलिए सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि द रेट इन चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड विल टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा इसके, जो व्हीकल्स में एयर बैग्स होते हैं, एथलीट्स होता है, लॉन्ग जंपर, हाई जंपर, ये या तो हमारे गद्दों पर कूदा करते हैं या हीप ऑफ सैंड पर कूदा करते हैं बेटा। वो क्यों, क्योंकि जब वो कूदते हैं तो उनके पैर क्या होते हैं, रेस्ट में आते हैं। जो मिट्टी होती है उसमें घुसते हैं ना, और घुसते हैं तो रेस्ट में देर में आते हैं। देर में मतलब टाइम ज़्यादा, टाइम ज़्यादा फोर्स कम, फोर्स कम चोट कम, सुरक्षित रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट हमने यहाँ देख लिया। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला भी उन्होंने दिया, न्यूटन बाबा ने क्या दिया था, बात को समझेंगे। लेट हमारा यही था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल स्पीड u था और फाइनल स्पीड v हो गया, मास उसका m था। ठीक है ना, मास उसका क्या था बेटा, मास उसका m था। तो जो उसका p1 था वो क्या हो जाएगा, mu, और p2 क्या हो जाएगा, mv। ठीक है ना, अब तो फोर्स क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कि डेल्टा p अपॉन टाइम t। ठीक, प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा p क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 अपॉन t। ठीक, अब p2 क्या है, p2 है mv, p1 क्या है, mu अपॉन t। फोर्स क्या हो जाएगा, m, v माइनस u अपॉन t। अब v माइनस u अपॉन t क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m, और v माइनस u अपॉन t की जगह क्या लिख लोगे बेटा, a। ठीक है ना, और f जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू लगाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, kma। बात समझ में आ गई, kma, k कांस्टेंट है, इसका जो बेटा ऐसा ही वैल्यू है वो क्या है, 1। 1 लिखो, लिखो मत लिखो, कोई वजन नहीं है। तो f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ma, यानी कि फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ma आ गया, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया न्यूटन के सेकंड लॉ से। बात समझ में आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ, और ये चैप्टर मैं अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना,
तो इसको बेटा ध्यान से पढ़िए, डेरिवेशंस को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट कर लेना, और कोई चिंता वाली बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर देना, ठीक है ना। तो बेटा घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक, गुड बाय।